दोस्तों, स्टडी आईक्यू के द्वारा फाइनली लॉन्च कर दिया गया है स्टॉक मार्केट पर जो बेसिक कोर्स होता है, जो फंडामेंटल्स होते हैं, स्क्रैच से आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। 50 हाई क्वालिटी वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके लिए आपको डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाना है या फिर आप हमारे स्टडी आईक्यू ऐप पर जा सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, वहां पर आपको जो कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33, क्योंकि वहां पर आपको 33% का डायरेक्ट और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इस कोर्स के माध्यम से जितने भी बेसिक्स हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल एंड आई एम बैक विथ माय गुड फ्रेंड परिमल आडे। परिमल जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि जो आपका सरनेम है आडे, इसको प्रोनाउंस कैसे करें, आडे या आडे? आडे 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 मैं जब दिल्ली में था 2 साल आईएमटी गाजियाबाद में, तो मेरे फ्रेंड्स वही पूछते थे मुझे, ये नॉर्थ इंडियन सारे फ्रेंड, भाई ये कैसा सरनेम है आडे? मतलब पहली बार ही सुना है हमने। यस। ओके, तो हम वापस से आज स्टॉक मार्केट के ऊपर चर्चा करेंगे और स्पेसिफिक आज हमारा डिस्कशन होगा यूएस फेड रेट हाइक के बारे में, जो कल सभी ने देखा, उसका इंपैक्ट क्या होगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले परिमल जी, मैं थोड़ा सा एक चीज जानना चाह रहा था, अभी स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है एग्जैक्टली? मतलब हमने देखा पिछले 2-3 दिन में जिस तरह से एक बाउंस बैक थोड़ा देखने को मिला है, तो किस तरह से इसको देखना चाहिए जो व्यूअर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं? थोड़ा सा एक बता दीजिए उसके बारे में। ये ना सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि नॉर्मली जब भी रेट हाइक्स होती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, तो वो स्टॉक मार्केट के लिए निगेटिव माना जाता है। बट इस बार ये पॉजिटिव माना जा रहा है। रीजन उसका ये है क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, और मार्केट को जो सबसे खराब चीज लगती है, जो एक चीज मार्केट को कभी नहीं चाहिए, वो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस या फिर वॉर्स। वही चीज हो रही थी और सबको ऐसे लग रहा था कि भाई यही अभी सेंटर स्टेज रहेगा। एंड क्या इस वॉर में, जिसपे आपने बहुत ज्यादा कवर किया है, कि क्या इस वॉर में अदर देन ये 2 कंट्री जो है और ज्यादा कंट्रीज उतरेंगी क्या? और वो अगर हो जाता तो बहुत निगेटिव हो जाता। बट आज जब रेट हाइक हुई और वहां पे जब उनकी कमेंट्री सुनी मिस्टर पॉवेल की, जो चेयरमैन है फेडरल रिजर्व के, तो वहां वो कमेंट्री वाज कंप्लीटली फोकसिंग ऑन मॉनेटरी पॉलिसी एंड द इन्फ्लेशन इन यूएस। तो वहां यूक्रेन रशिया का उन्होंने डिस्कशन किया, बट वो क्रूड रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन किया। बट लुक्स लाइक ही वाज नॉट वरीड कि बाबा, मतलब ठीक है, वो वहां पे हो रहा है और हम चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बट वो अब लग रहा है कि और कोई उतरेगा नहीं उसमें। सो इट विल, मतलब जब अगर ये कीव में कब्जा हो जाता है तो शायद वो रुक भी जाएगा, एंड देन इट विल बी मोर ऑफ अ डिस्कशन रादर देन वॉर। सो लेट्स सी। यस, डेफिनेटली। और अभी आपने जस्ट फेडरल रिजर्व के बारे में बात किया, तो मैं जस्ट अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि फेडरल रिजर्व है क्या। जैसे हमारे देश में आपने आरबीआई के बारे में सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हर एक देश के अंदर वहां की सेंट्रल बैंक होती है जो कि देश की मॉनेटरी पॉलिसी को संभालने का काम करती है। और मेन, अगर आप जो मेन एम देखेंगे किसी भी सेंट्रल बैंक का, वो ये होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे। राइट, जैसे कि हमारे देश में जो जिम्मा दिया हुआ है आरबीआई को, वो ये है कि 2% से 6% के बीच में के बैंड में रहना चाहिए, उसके आगे पीछे बहुत ज्यादा ना जाए। ऑल्दो भारत में इस समय डब्ल्यूपीआई हो गया, वो थोड़ा सा अपर बैंड में ही चल रहा है, 12-13% चला गया डब्ल्यूपीआई, और सीपीआई 6% से ऊपर जा रहा है। खैर जो भी है, लेकिन यूएस के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि पिछले 4 दशक में 1970 के बाद से वहां पर वर्स्ट इन्फ्लेशन देखा जा रहा है। कितना देखा जा रहा है मैं आपको अंदाजा बताता हूं। दैट इज, फरवरी के महीने में 7.9% इन्फ्लेशन चला गया था। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस। मतलब अगर हम देखें तो यूएस में जो ग्रोथ रेट है वही 3-4% रहती है, उससे ज्यादा जाती ही नहीं है, उससे कम ही रहती है इनफैक्ट। तो वहां पर इतना इन्फ्लेशन होना, 7%, 8% बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है। और जहां तक फेडरल रिजर्व है, जैसे वहां की सेंट्रल बैंक है, उनका टारगेट है कि इस ईयर के एंड तक उसको 5% के आसपास लाने की कोशिश करेंगे, 4.9%, ऐसा उनका कहना है। वैसे मैं बता दूं कि जो टारगेट है यूएस का, वो ये है कि 2% के अंदर रहना चाहिए। सो फ्रॉम दिस ओनली यू कैन इमेजिन कि 8% तक इन्फ्लेशन जाना इज टू मच। तो पहले तो परिमल जी हमें ये बताइए कि ये जो फेड के द्वारा रेट हाइक किया गया है 0.25%, इससे इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा? ये लॉजिक क्या है, मतलब कैसे हो जाते हैं? प्लीज टेल अस। राइट। सो अभी कैसा है कि नॉर्मली इन्फ्लेशन बढ़ना, इसका मतलब क्या होता है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सो जब डिमांड ज्यादा होती है तब प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सो नॉर्मली इस डिमांड को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं। एग्जांपल के, अब आप बोलोगे 0.25% से क्या फर्क पड़ेगा, तो उस पर हम आएंगे, डिस्कशन करेंगे। सो अब एग्जांपल है, आपको अगर घर लेना है,
और आपको पता चलता है भाई घर का जो इंटरेस्ट रेट है घर लेने के लिए 6.5% है, और वही इंटरेस्ट रेट अगर 9.5% है, आप बोलोगे यार आई विल वेट फॉर सम टाइम, सो ऑटोमेटिकली डिमांड किल हो जाती है इसमें। अब हो सकता है कि इन्फ्लेशन में हम बोले पेट्रोल डीजल ये छोटी छोटी मतलब चीजें आती है, तो उसमें घर कैसे आ गया, बट कैसे कभी भी यूफोरिया जब आता है इकोनॉमी में, कंजम्पशन का यूफोरिया जब आता है, तो लोग प्राइसिंग पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, एंड देन दे कीप ऑन बाइंग, और इसी तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो अब जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया था पहले कि भाई इन्फ्लेशन कम करने के लिए हम ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने वाले। अब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाए जाते हैं, सो इट इज नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज, ये अब ये स्टैंड हो गया उनका। सो उन्होंने जो डायरेक्शन दिया है, उनका कहना है बाय दिसंबर 2022 जो इंटरेस्ट रेट होंगे उनके वो 0.25% से 1.9% तक वो बढ़ा के लेके जाएंगे। देन इन 2023 एंड 24 यही इंटरेस्ट रेट दे आर सेइंग कि हम 2.8% तक बढ़ा देंगे। सो मतलब अब सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स आनी शुरू हो गई है यहाँ पे। सो जब ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, सो ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट जो आपका इंटरेस्ट पे आउट कंपनीज पेइंग आउट कंपनीज होती है, जैसे कि जिन्होंने लोन्स लिए बिजनेसेस करने के लिए, ऑटोमेटिकली उनका प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी उनकी। सो अगर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, सो ऑटोमेटिकली जो एक मतलब वहां पे भी एक कंजम्पशन का या फिर स्पेंडिंग का जो यूफोरिया होता है वो कहीं ना कहीं कूल डाउन हो जाता है। सो जीडीपी, अब इन्फ्लेशन कब बढ़ता है? इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब जीडीपी की ग्रोथ ज्यादा होती है। अभी जैसे आपने बोला कि उनका 4% का टारगेट था जीडीपी ग्रोथ का ये साल का 2022 का कैलेंडर ईयर 2022 का। अब उनके फेडरल रिजर्व ने ये बोला है कि अब हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं ना, तो इसका इंपैक्ट डेफिनेटली जीडीपी के ग्रोथ पे होने वाला है। ऑटोमेटिकली आप डिमांड कम करोगे तो क्या कंजम्पशन कम हो जाएगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा तो आपका जीडीपी नीचे आ जाएगा। सो नाउ दे आर टारगेटिंग 2.8% जीडीपी ग्रोथ इन कैलेंडर ईयर 2022। अब नॉर्मली कैसा होता है कि जब आपका जीडीपी बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। अब यही एंगल एक दूसरा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी लोअर लेवल पे है उनका अभी। ऐसे फेडरल रिजर्व ने ये बोला है कि नेक्स्ट 3 साल के लिए ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लोअर साइड में ही रहेगा। आई रियली डाउट, जब आप 4% का जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे थे तब आप 2.8% का जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट विल हैव एन इंपैक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट साइड। तो अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर शायद आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। तो वही वो बैलेंसिंग एक्ट उनको करते रहनी है। जीडीपी बढ़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो कंजम्पशन बढ़ गया, कंजम्पशन बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, फिर उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो जीडीपी नीचे आ गया। तो ये बैलेंसिंग एक्ट है फेडरल रिजर्व का, जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी करना पड़ता है। सो वो उनका अभी चल रहा है। सो सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स अभी आने वाले हैं। इस बार 0.25% किया है, शायद आने वाले समय में 0.5% भी एक बार कर सकते हैं वो, एंड देन दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इट टू 1.9% टिल दिसंबर 2022। यस, आपने बहुत सही बताया। इनफैक्ट आई एम श्योर कि व्यूअर्स को पता चला होगा जो इम्पैक्ट होता है रेट हाइक का, वो इन्फ्लेशन पर, जीडीपी पर, एम्प्लॉयमेंट पर क्या होता है, आई एम श्योर वो पता चला होगा। और एक चीज आपने जो बोला ना कि इस साल के एंड तक जो टारगेट है 1.8%, 1.9% लाने का, right. तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी अगर हम देखें तो जो फेड रेट है वो काफी कम है, लाइक 0%, 0.25%, मतलब कि कोविड के दौरान यहाँ पर उन्होंने कम कर दिया था काफी, ताकि जीडीपी को पुश किया जाए। तो एक चीज यहां पर हम देखें तो इस साल 6 बार और हाइक होने वाले हैं, राइट? और अगले साल 4 बार और हाइक होगा ऐसा कहा जा रहा है, राइट? लेकिन इसको अगर मैं अभी प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में जोड़कर देखूं यूक्रेन वॉर के साथ, ठीक है, तो जब मुझे याद है कि जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ 24 फरवरी को, उसके बाद से ये कहीं ना कहीं चर्चा चल रही थी कि शायद जो हाइक किया जाएगा, जितनी बार किया जाएगा, उसको शायद ना करे फेड रिजर्व, राइट? उसका वो एक कॉन्टेक्स्ट था। फिर दूसरा एंगल इसका ये भी था कि क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, right. वहां पर तो हमें और ज्यादा पुश करना चाहिए, right. ये क्या रिलेशन है, मतलब ये थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए परिमल जी। ये वही बैलेंसिंग एक्ट है अंकित सर, कि किस पे ध्यान दे, इन्फ्लेशन पे ध्यान दे, या फिर अगर वॉर हो जाता है, अगर और कंट्रीज इसमें कूद जाती है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन्फ्लेशन कंट्रोल ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ग्रोथ या फिर एम्प्लॉयमेंट वही रहे, कंजम्पशन चलता रहे। अदरवाइज क्या होता है, इसके जो कैस्केडिंग इंपैक्ट होते हैं ना नेगेटिव साइड में, अगर हम देखेंगे ना, वो बहुत ज्यादा होते हैं। अभी जैसे लास्ट टाइम जब कोविड आया था, कोविड-19 जब आया,
तो हमने क्या देखा, क्वांटिटेटिव ईजिंग देखी, मतलब क्या इंटरेस्ट रेट नीचे गिरा दिया और पैसे पंप इन किए मार्केट में मतलब इकोनॉमी में। क्यों किया? ताकि लोगों को वो डर ना लगे कि भाई पैसा वगैरह अवेलेबल है, यू शुड कीप ऑन कंज्यूमिंग। अगर लोगों को ये डर लगता है यार स्टॉक के प्राइसेस नीचे आ रहे, मेरे एसेट प्राइसेस नीचे जा रहे, अब मेरे पास जो भी बचा है मैं वो संभाल के रखूंगा, आई विल नॉट स्पेंड, मैं सिर्फ मेरी नीड्स पे ध्यान दूंगा, वांट्स आई डोंट वांट टू हैव। तो अगर वैसा करोगे तो इकोनॉमी नहीं चल सकती। आज अगर आप देखोगे कौन सी कंट्री की इकोनॉमी सबसे अच्छी ग्रो हो रही है, जो कंट्री में लोग एस्पिरेशनल क्राउड ज्यादा है, जहां पे लोग स्पेंड करना चाहते हैं, दे आर नॉट सो नीड्स पे। आई एग्री, मतलब हमने नीड्स पे ही फोकस करना चाहिए, सब सही, बट इक्विटी मार्केट या इकोनॉमी के लिए इट इज नॉट अ गुड थिंग। सब भी बोलेंगे हाँ मैं तो तृप्त हो गया, मुझे कुछ नहीं करना है, तो फिर चलेगी नहीं इकोनॉमी। सो अल्टीमेटली वो बैलेंसिंग एक्ट है। तो तब शायद फेडरल रिजर्व को ऐसा, एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है ना फेडरल रिजर्व से नहीं आया था, ये हमारे जैसे जो एनालिस्ट लोग होते हैं वो प्रेडिक्ट करते रहते कि ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा, तो वैसे हुआ था। तो सबको ऐसा लग रहा था शायद, क्योंकि एक्शन भी तो वैसे ही चल रहे थे ना, मतलब जिस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा था यूक्रेन को, शायद ऐसा लग रहा था नाटो कंट्रीज विल कम इनटू पिक्चर, बट वो कोई आया नहीं। सो नाउ इट इज क्लियर दैट कि जो ऑयल का प्रेशर है, प्राइस का प्रेशर, आई थिंक इट इज पास्ट नाउ। सो अभी एवरीबडी हैज अंडरस्टूड कि वेरी डेंजरस, इट वाज वेरी डेंजरस। मुझे याद है लाइक ऑन 8th ऑफ मार्च दिस 139 बिलियन, $139 चला गया। यस यस, और ऐसी बातें हो रही थी कि 200-250 भी टच कर सकता है। हाँ, तो रशिया ने तो कह दिया था कि अगर 300 नहीं, रशिया ने वो जानबूझ के डरा ही दिया शायद। रशिया ने सही तरीके से डरा दिया, लोग समझ गए। तो होपफुली अब वो इट इज अ थिंग ऑफ पास्ट नाउ। इसीलिए तो मार्केट खुश हो गया ना आज, कि एक्चुअली मैं हमेशा देखता हूँ रेट हाइक जब होती है ना तो मार्केट बहुत निगेटिवली रिएक्ट करता है, बट इस बार रेट हाइक हम करेंगे, थिंग्स आर, मतलब वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इन्फ्लेशन ओनली। मार्केट को लगा अरे वाह चलो बढ़िया है, ये परवड़ेगा, क्योंकि ये साइकिल है सर, ये साइकिल आती जाती रहेगी। बट वॉर इज एन अनसर्टेनिटी, वहां पे कुछ भी हो सकता है। ये साइकिल्स तो उन्होंने बहुत बार मैनेज की हुई है, सो दे विल मैनेज इट दिस टाइम ऑल्सो। बट अगर वॉर हो जाता ना तो फिर वो हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी कुछ देखा ही नहीं है। So I think it is very bad, and that to nuclear nations अगर वॉर में जाएंगे, so कब किसी का दिमाग क्या खराब हो जाए समझ में नहीं आएगा। तो it's better, तो मार्केट को लगा चलो बस, now the focus is completely on monetary policy, the Federal Reserve is acting like that। अब हो सकता है आने वाले समय में इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है वो भी वही करेगी। So देखते हैं, let's see। राइट। और एक चीज आपने बहुत सही बोला दैट सर्टेन कुछ अनसर्टेनिटीज जो होती हैं वो काफी हद तक कम हुई है। और स्पेशली मैं बात करूं स्टॉक मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, कुछ भी हो, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो अनसर्टेनिटीज होती है। और मेरे ख्याल से जो मुझे ध्यान है 3 जो अनसर्टेनिटीज अभी बनी हुई थी उसमें आपको गिरावट देखने को, एक तो सबसे पहला है जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, राइट, उसकी वजह से क्या था, क्या होगा नहीं होगा, तो एक वो अनसर्टेनिटी खत्म हो गया। दूसरा अनसर्टेनिटी जो कल फेड के द्वारा क्लियर स्टेटमेंट दे दिया गया कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, तो ठीक है मार्केट उसको पचा लेगा, जो भी है अपना देख लिया। फिर तीसरा वाला भी जो मुझे लग रहा है जो अनसर्टेनिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है, दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर का जो रेजोल्यूशन है, काफी सारी चीजें हैं, कल 1-2 दिन से इसकी काफी तेजी से चर्चा हो रही है, एंड लेट्स होप की चीजें बेटर हो जाएंगी। तो फाइनली आप ये बताइए परिमल सर कि इसका जो इम्पैक्ट है, ये जो अनसर्टेनिटीज कम हुई हैं और जो फेड हाइक किया गया है, इसका फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा ग्लोबली, और भारत के स्टॉक मार्केट पर किस तरह से इसका असर पड़ सकता है? राइट। सो आई थिंक ग्लोबली अगर आप देखोगे इक्विटी मार्केट्स पे, तो ये मेरा रीडिंग है, हो सकता है मैं गलत भी हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के अनप्रेसिडेंटेड गेन्स हमने 2020 स्पेसिफिकली जब मार्केट गिर गया और उसके बाद जो मार्केट उठे 2020 और 2021 पे हमने देखे हैं, that kind of year will not be repeated in 2022. So I think ये साल नॉर्मली कंसोलिडेशन में जाना चाहिए। So अब पूरा का पूरा फोकस रहेगा कि इंडिविजुअल कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है। So ब्रॉडर लेवल पे मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है, ये साल पूरा ऐसा ही थोड़ा सा ऊपर नीचे चल सकता है। एक वन साइडेड डायरेक्शन नहीं नजर आती। हाँ, अगर ये वॉर एस्केलेट हो जाता तो डेफिनेटली देन हमें क्रैश के लिए रेडी रहना पड़ता, बट ये 8-10% का फॉल एंड देन अगेन थिंग्स आर लुकिंग नॉर्मल। सो होपफुली द फोकस विल बी कंप्लीटली ऑन कि बाबा आपकी इकोनॉमी को कैसे मैनेज करना है, इंडिविजुअल कंपनीज कैसे परफॉर्म करेगी। अब कंपनीज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस ज्यादा होंगे, यानी कि भाई प्रॉफिट कैसा है, किस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा ग्रो हो रहा है, उनको थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरीके से वैल्यूएशन मिलेगा। क्रूड रिलेटेड जो सेक्टर्स है जिनकी डिपेंडेंसी क्रूड पे बहुत ज्यादा है, जैसे कि पेंट इंडस्ट्री हुई या फिर टायर इंडस्ट्री हुई या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हुई, तो इन पे प्रेशर बना रह सकता है, बिकॉज $90-100 पर बैरल इज ऑल्सो नॉट अ गुड नंबर। हाँ, अगर यही प्राइसेस 70-80 के बीच में आ जाते
सो आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड। बट अब जैसे अभी तक हमने हमारी रेट हाइक्स नहीं देखी है, रेपो रेट हाइक्स अभी तक की नहीं है हमारी आरबीआई ने, तो शायद अब इन्फ्लेशन के नंबर 2 महीनों से 6% के ऊपर जा रहे हैं, तो कंफर्टेबल रेंज जो है आरबीआई की 2 to 6% उसके वो ऊपर जा चुके हैं अभी। सो आई थिंक नाउ आरबीआई विल आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग द रेट्स। बट ये जो इंडिकेशंस होते हैं ना, आपने अगर देखा होगा यूएस की 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड इज ट्रेडिंग एट 2.18%, मतलब उन्होंने ऑलरेडी उतनी रेट्स को डिस्काउंट कर लिया है। अगर रेपो रेट इंडिया का देखोगे तो 4-4.5% के बीच में अगर हम अभी है, तो 10 ईयर जीसेक हमारी चल रही है 6.8%। सो ऑलरेडी मतलब बहुत सारी चीजें प्राइस्ड इन है मार्केट से। तो आई थिंक वी शुड बी रेडी फॉर रेट हाइक्स इन इंडिया ऑल्सो। तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली जो हाई लोन्स वाली, जिन्होंने ज्यादा बोरोइंग की हुई है मार्केट से, जिनके पास डेट टू इक्विटी रेशियो जिनका ज्यादा है, उन पे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर बन सकता है। ये सारे फैक्टर्स जो है हमने हमारे कोर्स में कवर किए हुए हैं, अपने जो लर्निंग कोर्स बनाया है हमने स्टडी आईक्यू पे। सो आई थिंक पीपल विल नो अबाउट दैट कि कैसे देखना चाहिए किसी कंपनी को व्हेन यू आर लुकिंग एट अ कंपनी एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। राइट, एग्जैक्टली। मैं वही चीज पे आ रहा था जो आपने अभी भारत की जो आरबीआई है उसके बारे में बात किया। तो अगेन भारत में अगर मैं इसको कंपेयर करूं, जैसे कि वहां पर रेट हाइक हुआ है, उसका सिमिलर अगर मैं कंपैरिजन भारत में करूं तो रेपो रेट हम कहते हैं, राइट? रेपो रेट होता है, एंड अभी रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट इट इज 3.35% रिवर्स रेपो रेट। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फेडरल रिजर्व के द्वारा स्टेप लिया गया है हाइक करने का, और अभी आपने देखा होगा आरबीआई काफी लंबे समय से अकोमोडेटिव स्टैंस रखा हुआ है, राइट, वो ऐसा मतलब पॉजिटिव की तरफ है कि आगे चलकर मतलब ठीक है, यहाँ पर रेट अभी सही रहेगा। तो क्या लगता है कि यूएस ने जो किया है, क्या अब आरबीआई भी सख्त कदम लेगा और थोड़ा सा यहाँ पर? यस सर, ये डेफिनेटली होगा, देयर इज नो डाउट कि आरबीआई नहीं रह सकता ऐसे विदाउट रेट हाइक्स। इन्फ्लेशन 6% के ऊपर जा चुका है, डब्ल्यूपीआई कंसिस्टेंटली डबल डिजिट में हम देख रहे हैं, और डब्ल्यूपीआई इज रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन जो कंपनीज यूज करती है। तो उन पे अगर ये इम्पैक्ट होगा तो वहां पे कहीं ना कहीं चीजें कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को रेट हाइक्स करनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल हो सकता है 1-2 महीने और 1-2 मीटिंग्स और जा सकती है, बट उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को वो हाइक्स करने ही पड़ेंगे, देयर इज नो डाउट। ओके, तो आई थिंक जो भी फेड के बारे में जो भी डिस्कशन था, रेट हाइक का क्या असर होगा ग्लोबली भारत में, आई थिंक हर पर्सपेक्टिव से हमने समझ लिया है। एंड बाकी चीजों के लिए जैसा कि आपको पता है कि परिमल आडे जी के द्वारा बेहतरीन कोर्स बनाया गया इनफैक्ट स्टडी आईक्यू पर, एंड उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस हमने रखा है, जस्ट गो बिलो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जा सकते हैं, एंड यू कैन यूज द कोड अंकित 33, वहां पर आपको और 33% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाइए, एंड थैंक यू सो मच अगेन परिमल आडे सर, और आशा करते हैं बहुत ही जल्द हम मिलेंगे एक अगले टॉपिक पर स्टॉक मार्केट के बारे में। एंड पिछला वाला भी डिस्कशन बहुत अच्छा रहा था, काफी पसंद आया लोगों को। सो लेट्स see you soon, sir. Yes sir, yes sir. Thank you. Yes, thank you. Thank you.